और या साहब ईरान की तरफ चलते हैं। आप पिछले कुछ अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि ईरान अगर कमज़ोर होता है और वहाँ अगर केओस होता है, तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत सीरियस नतीजे होंगे। ख़ासकर इसलिए कि दोनों मुल्कों की जो सरहद है, वो भी बहुत लंबी है और आपस में जुड़ी हुई है। आपको पाकिस्तान के लिए कौन-कौन से खतरे नज़र आते हैं, अगर ये जो जंग है ईरान के खिलाफ, ये लंबी चलती है और इंटरनल कोलैप्स की तरफ अगर माहौल जो है बन जाता है तो? देखिए, ईरान के अंदर अगर आप ईरान को मैं चूँकि वहाँ पोस्टेड रहा हूँ और वैसे भी मैं वहाँ नज़दीक के बॉर्डर एरिया के अंदर मैंने तकरीबन 20-1 साल सर्विस की है। ईरान के अंदर जो ईरानी इस वक़्त हुकूमत है, वो उसके दरमियान में बहुत मज़बूत है। उसके इर्द-गिर्द की जो सूरत-ए-हाल है, उसके अंदर कमज़ोर भी है और उसके इलाके के अंदर काम भी बहुत हो चुका हुआ है। ख़ास तौर पे वो अरब पॉपुलेशन जो कि इराक के साथ-साथ बॉर्डर के साथ रहती है। वो कुर्द पॉपुलेशन जो कि तुर्की के साथ रहती है, अब तो अर्बील का बेस बना के उन्होंने प्रोविंस भी इराक का बना दिया और वो पूरे का पूरा इराक उसका उस ऊपर के इलाके के अंदर। और वो पॉपुलेशन जो कि बलूचिस्तान के साथ रहती है पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन की आप याद होगा कि 1974 में पाकिस्तान ने आर्मी एक्शन किया था बलूचिस्तान में शाह ईरान के कहने के ऊपर। और अब तो शाह ईरान भी मानता है अब तक, और मानता रहा है, उसके बाद और लोग भी मानते रहे हैं कि हमने इसी बना। भुट्टो भी कहता था कि मैंने उनके कहने पे किया कि एक जबरदस्त किस्म की साइजेबल मूवमेंट जो है वो बन सकती है बलोच यहाँ की और उसकी। अब यहाँ पर पाकिस्तान को अगर ईरान के साथ उनकी मेन उस टीम के साथ जाए तब मसला है, यहाँ से जाए तब मसला। अब तो पता है जुंदुल्ला की मूवमेंट जो थी, तो वो उठाई गई थी शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि बलोच सब सुन्नी हैं, कुर्द सब सुन्नी हैं, अरब सब सुन्नी हैं। ईरान के चारों तरफ सुन्नी हैं, बीच में शिया हैं। और शिया पॉपुलेशन भी ऐसी है कि जिसके अंदर 1953 ऑनवर्ड एंटी अमेरिकन फीलिंग आई है मुसद्दक के उसके बाद से। और क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी का इनकलाब था, अकेला नहीं था, बहुत सारे लोगों ने मिल के उस इनकलाब को लेके आए थे। और आपको पता है कि उसने सिर्फ 1 साल के अंदर-अंदर वो जो उसके थे उनके पार्टनर इन रेवोल्यूशन थे, उनको गिरफ्तार किया था अमेरिकन एजेंट कह के, और 51,000 लोगों को एक रात में फांसी दे दी गई थी वहाँ पर, एक रात में। और वो एक एक ही ऑर्डर के तहत। तो पाकिस्तान के लिए मसला ये बनेगा कि अमेरिका हमसे क्या डिमांड करता है, और अमेरिका हमसे किसी भी वक़्त कुछ डिमांड कर सकता है। अब अभी देखें ना, आज का बयान देख लें ना, कि हमने ईरान के हमले भी मज़म्मत की है और हमने सऊदी अरब और यूएई और कतर की भी मज़म्मत की। तो ये बड़ा बहुत मुश्किल सा डिप्लोमेटिक स्टैंड बन जाता है कि आप किसकी मजम्मत करते हैं। और ये उस वक्त मुमकिन था कि अगर आप अमेरिका के साथ खड़े ना होते, लेकिन आपको यूएई के ऊपर हमले की मजम्मत करनी पड़ी, आपको कतर पर हमले की भी मजम्मत करनी पड़ी, आपको बाकी मुल्कों में आपको ईरान की भी हम मजम्मत करनी पड़ी। अमेरिका की क्या आपसे तवक्कुआत हैं इस जंग में? मेरा ख्याल है अमेरिका की वही तवक्कुआत हो सकते हैं। देखें, एरियल सुप्रीमेसी हर मुल्क कर सकता है। मुश्किल तरीन बात होती है फुट ऑन द ग्राउंड के लिए। फुट ऑन द ग्राउंड इतने आसान नहीं होते, और ट्रू। फुट ऑन ग्राउंड के लिए आपको बॉर्डर चाहिए होता है कोई ना कोई। एक तो यह है कि इराक का बॉर्डर वो समझते हैं, वहाँ शिया पॉपुलेशन सारी की सारी स्ट्रांग मौजूद है वहाँ पर। और वहाँ पर उन्होंने जो कासिम सुलेमानी को जहाँ उन्होंने मारा था, वहाँ उन्होंने अपनी और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम 8 प्रॉक्सी जो ईरान की हैं, वो इस वक्त इराक के अंदर है। इसी तो तरह आप ये दो कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है वो ईरान तक चाहेगा लेके जाए। चाहेगा एक आज तो नहीं, लेकिन वक्त आएगा कोई डिमांड करे, वो पाकिस्तान के लिए बहुत जी, जी, मुश्किल लेकिन फिर एक सवाल उठता है औरिया साहब कि चीन की क्या तवक्कुआत हैं पाकिस्तान को लेके ईरान के खिलाफ अगर कोई इस तरह का महाज़ खुलता है तो? चीन तो देखिए, ये हरगिज़ नहीं चाहेगा। बिल्कुल नहीं चाहे, चीन तो अफ़गानिस्तान में भी नहीं चाहेगा। इसलिए कि हुँ। बगराम एयरबेस जो है वो इसलिए हासिल किया जा रहा है कि वहाँ से चीन को मॉनिटर किया जाए। और बगराम को उन्होंने, अगर कभी अफ़गानिस्तान को बंदा गया हो तो आप बगराम को देखें, जिस तरह की एस्टेब्लिशमेंट बनाई थी उन्होंने 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 ना जी, निकलने के लिए बनाई थी हाइली ना। फोर्टिफाइड जी, है। हुँ। जी, बहुत ही हाइली फोर्टिफाइड ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनी हुँ, हुई। हुँ। तो वो उनको वापस लेना चाहते हैं, और उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि 2 महीने के बाद काबुल जो है वो तालिबान फ़तह कर लेंगे और सारी फ़ौज सरेंडर कर देगी। उनको यही था कि ये काबुल कम से कम हमारे पास रहेगा, बाकी अफ़गानिस्तान में लड़ाई होती रहे तो होती रहे। ये अमेरिका ये भी तभी तो जो बाइडेन चीखा था कि द बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट वन कैन हैव दे हैड, द बेस्ट पॉसिबल इंटेलिजेंस सपोर्ट वन कैन हैव दे हैड, द बेस्ट ट्रू। पॉसिबल इक्विपमेंट वन कैन हैव दे हैड, तो ये हुआ क्या? तो अब ये मैं है कि चीन तो अफ़गानिस्तान के मामले में भी वो चाहता है मसालियत के लिए कि ये जंग आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर जंग बढ़ी तो अमेरिका वहाँ आ जाएगा।
और चीन यहाँ भी नहीं चाहता। और लेकिन मसला पता है क्या है कि चीन का मसला ये है कि चीन के सदर्न सी के अंदर तो 8 के करीब अमेरिकी जहाज जो हैं वो इस वक्त घूम रहे हैं। चीन एक जहाज लेके दिखाए अमेरिका के साइलों में, क्यूबा के पास खड़ा करके दिखा दे। तो पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा, अमेरिका और चाइना की दोनों ही से ही उनकी दोस्ती है, इस पूरे सिचुएशन को बैलेंस आउट करना? मेरा ख्याल जितनी है तारीफ़ है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, उसके बाद इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कुछ उनको ना करना। जी, जी, बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता हाँ। कि हो। एक बात ये है कि चाइना को वो ये लोग यहाँ कहते फिरते हैं कि चाइना हमारी मसाइल को समझता है, हमारी प्रॉब्लम को समझता है, हमारी आईएमएफ को, हमारी पाबंदियों को समझता है। लेकिन चाइना जो है गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से ऑफर कर चुका है कि हम आपका बेल आउट कराने को वो तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं। $46 बिलियन की हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दी हुई है वहाँ पर, अगरचे कि वो अब इस वक्त डोलड्रम में है। तो हम अब असल में पाकिस्तान अब इस वक्त डिसीजन मोड के अंदर है। हुँ। ये बहुत बड़ा होगा कि क्या पाकिस्तान एक डिसीजन लेता है कि नहीं लेता है, कि एक तरफ। और मेरा ख्याल है कि होना पड़ेगा। और उसके लिए फिर एक रास्ता है कि इमरान खान जैसे लीडरशिप को निकालना पड़ेगा अंदर से बाहर कि आओ भाई अमेरिका का मुकाबला करो। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि अगर ये जंग एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए अपने आप को इससे दूर रख पाना? बहुत मुश्किल होगा और बड़ी जंग से नहीं रुक पर मैं 2 साल पहले 17 अक्टूबर को मैंने कहा था कि ये गजा की जंग नहीं रुकेगी। एक चीज का लोग अंदाजा नहीं करते। आपका घर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और आप उसमें 4 कनाल का सब कुछ है, हफ्ता सब कुछ है। आपको मैं कहता हूं भाई चलो और तुम जाके ना फलां जगह जाके ना ऐसा करो, सूडान के फलां इलाके के अंदर घर बनाओ जहां पानी नहीं मिलता, जहां बिजली नहीं मिलती, जहां कुछ नहीं मिलता, जहां पर जान के दुश्मन है। आप कहेंगे मेरा दिमाग खराब है। सर 60 बंदे जो आए थे ना रॉथशील्ड के साथ 1916 के 9 अक्टूबर को, उनमें सब बंदा अरबपति था। कोई फ्रांस छोड़ के आया था, कोई इंग्लैंड छोड़ के आया था, कोई जर्मनी छोड़ के आया था, कोई ब्रुकलिन छोड़ के आया था, एक वादे के ऊपर कि उनका मजहबी किताब तालमूद कहती है कि हम एक आलमी हुकूमत बनाएंगे। वो अरबपति लोग एक एक मरले के मकान में रहते हैं वहां पर। हम तालिबान जी। को तो कहते हैं ना वो रिलीजियस, वो सर वो नहीं लड़ाई होगी। ये जो मैं लोग कहते थे इब्राहिम अकॉर्ड हो जाएगा, मैंने कहा इजराइल नहीं मानेगा। लोग कहते थे 2 नेशन स्टेट हो जाएगी, मैंने इजराइल नहीं मानेगा। उनकी बेसिक प्रेमाइज जो है ना इसराइल का, उसके खिलाफ है 2 स्टेट भी। उनका एक उनको उन्होंने एक बनानी है, वरना उनको आने की क्या जरूरत, कौन छोड़ के पेरिस आता है। तो अब जी। ये जंग नहीं रुकती, जंग नहीं अब रुकती, अब जो फाइनल मोड़ के जंग नहीं रुकती और या साहब फिर सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में आप कोई पेश-न-गोई करें, आपकी कही गई बातें बड़ी सच साबित भी होती हैं। आप कैसे देखते हैं ये शक्ल जो है जंग की, ये किस तरह से तब्दील होगी आने वाले दिनों में? मैं या आपको हफ्तों बताता में, हूँ, महीनों में? हुँ। तमाम मुस्लिम लीडरशिप एक तरफ हो जाएगी हुँ, हुँ। और तमाम मुस्लिम पॉपुलेशन एक तरफ हो जाएगी जंग। थोड़ी-सी तो वज़ाहत करें इसकी प्लीज़। हुँ। मतलब इस वक्त जो जो लीडरशिप है सऊदी अरब में, कतर में, यूएई में तो खैर पॉपुलेशन बहुत कम है, बाकी तो बाहर से है, या जो बहरैन में, पाकिस्तान में, ये सारा कुछ, ये अगर इस वक्त वो चाहेंगे इसराइल के जो पीस अकॉर्ड या कुछ, ये बेईमानी हो जाएंगे अपने मुल्कों के अंदर और लोग जंग के लिए खड़े होंगे। हुँ, हुँ। इरानियन पॉपुलेशन जो है वो इसे किस तरह से देख रही होगी? थोड़ा-सा इसके ऊपर बात करें। जी, देखिए ईरान का मसला ये है कि ईरान को फिलहाल तो वो, मुझे लगता है कि ईरान के ऊपर वो अपना पूरे का पूरा काबू पा लेंगे, क्योंकि बाकी मुस्लिम उम्मा जो है ना शिया सुन्नी के चक्कर में इस गर्द में हो जाएगा। लेकिन ईरान की एक खराबी है, ईरान के यहाँ जितनी बड़ी पासदारान की फोर्स बन गई है, ये अगर ईरान की तबाही के बाद फैल गई और जितनी उनके पास इक्विपमेंट है और जो जितने वो ऑर्गेनाइज्ड हैं और जितना उनको प्रॉक्सीज बनाने का तजर्बा है, ये इसको अभी कोई असेस नहीं कर रहा। ये बहुत खौफनाक हो सकती है और ये वो इराक वाली सूरत हाल बन जाएगी। वो अगर आप उस पर एक दफा काबू पा लेंगे, लेकिन वो बिखर जाएंगे फिर, और वो हुँ, बिखर हुँ। गए
तो जहां जहां शिया पॉकेट मौजूद है, खा वो बहरीन में है, खा वो कुवैत में है, खा वो यमन में है, वो अल खुबर के इलाके के अंदर है, खा वो शाम के अंदर है, खा वो लेबनान के अंदर है, ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर उनकी एक बेसिस बन जाएंगे। और फिर ये बेसिस जो हैं ये फिर तो होगा ये वही कि फिर आपको इनको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अयतुल्ला खुमैनी के जो है इंतकाल की खबरें आ रही हैं और हाँ जी, अब ईरानी स्टेट मीडिया ने भी तो अब तो कंफर्म कर दी हैं, हाँ जी। तो कितना बड़ा सेटबैक होगा ये ईरानियन रिजीम के लिए? नहीं, मेरा ख़्याल है कि नहीं, उसकी आपने आपको अंदाज़ा नहीं है कि उनकी जो हायरार्की है ना, ये इनको शिया हायरार्की जो है, इनकी ये जो मर्जा वाले ये बड़ी मज़बूत हायरार्की है। इनके आगे लीडरशिप तैयार होती है। आपको अंदाज़ा नहीं कि जिस वक़्त ये ईरानी रेवोल्यूशन आ रहा था, तो उस वक़्त मुझे याद है अच्छी तरह कि मैंने उस वक़्त कहा था, उन्होंने कहा था ये तोदा पार्टी आ गए। तोदा हमारे बड़े उनके यहाँ पाकिस्तान में बहुत थे। पाकिस्तान के लोग जंग लड़ने भी गए थे, उमर असगर वग़ैरह ये। तो मैंने कहा था देखो बात सुनो, इनकलाब में टेक ओवर वही करता है जो ऑर्गेनाइज्ड हो, और ऑर्गेनाइज हुँ, सिर्फ मौलवी है वहां पर, और ईरान में भी ऑर्गेनाइज सिर्फ मौलवी है। तो इसलिए कोई कुछ भी कर ले, जितनी उनकी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, यानी नीचे से लेकर, और जितने वो लोग कुंभ के अंदर जिन लोगों को वो ट्रेनिंग दे चुके हुए हैं, जितना कुंभ के अंदर वो ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, और जितना कम से कम गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से अपने इर्द गिर्द हर मुल्क के साथ लड़ रहे हैं थ्रू प्रॉक्सीज, हुँ, हुँ। तो ये कोई असेस नहीं कर रहा। जी, ये बात तो सही है कि आईआरजीसी हो, वहाँ की पुलिस हो, तमाम महकमे जो हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज़्ड हैं। उनकी जो क्या कहते हैं जी, उनकी जो रिलिजियस क्लर्जी है वो भी बड़ी ऑर्गेनाइज़्ड है। तो एक अयतुल्ला ख़मेनी की मौत से ऐसा तो नहीं है कि कोई नया लीडर वहाँ पे पैदा नहीं होगा। ये वो स्ट्रक्चर नहीं है जो कि मिडल ईस्ट के बाकी मुल्कों में हमें देखने को मिलता है, कि एक ही फैमिली है जिनका सारा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो और वो ही रूल कर रहे हों, तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। जन शर्मा, ईरान के हवाले से जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, खासकर अमेरिका और इज़राइल के साथ बढ़ती हुई टेंशन्स, इंडिया उसे किस नज़र से देख रहा है? इसका मिडल ईस्ट और पूरे रीजन पर भी क्या असर पड़ेगा? थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए और हिंदुस्तान के हवाले से भी। नो, पहले तो मैं हिंदुस्तान के हवाले से आपको अपनी असेसमेंट देना चाहता हूँ। जी, जी। एक दो मौजू हैं जिस पे मैं मकबूल साहब से थोड़ा सा मेरा जो आ, मौकफ है थोड़ा सा हटके है। जी। आई डोंट थिंक पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो साइड ले, कि वो परमिट करेगा अमेरिका को टू पुट बोट्स ऑन ग्राउंड एंड गिव अनदर लैंड कॉरिडोर फॉर एन ऑफेंसिव for this thing. ये if it will be a strategic blunders which will be generational, एक जनरेशन नहीं, कई सारे generations के उसका जो है, and then it will lose China forever. चाइना कभी भी ये लाइक नहीं करेगा, ना रशिया लाइक करेगा कि दोबारा से एक प्रो अमेरिकन रजीम जो है वो ईरान में आ जाए और एक जो बगराम एयरबेस है दोबारा वो इनके इनके हाथ में आ जाए। ये इनकी रेड लाइंस हैं, चाइना और रशिया की रेड लाइंस हैं, एंड वो किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। अभी तो वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि चलो ईरान भुगते। सो देयरफॉर मेरे ख्याल में इट्स अ नो गो सिनारियो। अब पाकिस्तान एक अपनी ही वजह से, बिकॉज ऑफ दैट एक्साइटमेंट कि सिंदूर में उनको थोड़ा पाकिस्तान की अमेरिका की तरफ से थोड़ा एक एनकरेज मिला, वो अपने ही स्ट्रेटजिक ट्रैप में एक दफा फंस गए। आप उनका देखें, जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें उसको उन्होंने सपोर्ट किया, हेक्सागोनल प्लान को सपोर्ट नहीं कर लिए, डिफेंस एक्ट सऊदी अरेबिया के साथ कर लिया, उसकी ईरान के साथ इंप्लीकेशंस हैं, राइट। और अभी वो एक न्यूट्रलिटी दिखा रहे हैं कि वो भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब। एक मॉरल लेक्चर देना शुरू कर दिया ईरान को भी और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को, और दे आर क्वाइट क्वाइट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम है। नो, ये होती है एक जो स्टेट है जिसके पास अपनी कैपेसिटीज नहीं होती, जब अपना यू गो फॉर एन ओवरड्राइव for tactical benefits because of whatever reasons you have, वो डिलेमा है। अब जहां तक ईरान का सिचुएशन है, ईरान में जो अमेरिका के खिलाफ हेट्रेड है, दैट इज जेनेटिक। ये कोई सुपरफिशियल लेवल पे नहीं है।
they may not be liking mullahs there, or they may have certain reservations about Khamenei regime and all. That doesn't mean they want Shah Pahlavi to come, जिसने कभी ईरान की शक्ल नहीं देखी फॉर 40 years से, इज अ डेबोनियर. सो अगर कोई चेंजेस आएंगी, अभी उनकी सेकंड रंग लीडरशिप है, वो अंदर से ही आएंगी. हो सकता है इन द प्रोसेस उनको कुछ रिफॉर्म्स भी करनी पड़े, जो पहले उन्होंने मॉरल पुलिसिंग वगैरह वो करें. एक ये सिनारियो है कि वो दे विल फाइंड बैलेंस विद इन. बट एक खतरा जो मकबूल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बोला, ये जो सुन्नी कंसेंट्रिक सर्कल्स उनके चारों तरफ है, अमेरिका इसको प्ले कर सकता है. यू नो द सुन्नी शिया स्ट्राइप को थ्रू कवर्ट ऑपरेशंस उसको ये कर सकता है एंड पुट ईरान इन अ स्टेट ऑफ इंस्टेबिलिटी, व्हाट इट इज डन इन इराक, सीरिया, लीबिया एंड इवन इन अफगानिस्तान. वो एक सिनारियो जो है विच वुड बी बेस्ट केस सिनारियो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो डिस्टेबलाइज कर देंगे इस रीजन को एंड उसके बाद उनके जो बेनिफिट्स उससे एक्रू कर सकते हैं वो उससे एक्रू करेंगे. एंड चाइना और इसके बीच में भी प्रॉब्लम डाल दी पाकिस्तान के बीच में, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इट इज अ पार्ट ऑफ देयर ग्रेट गेम. क्योंकि जो यूक्रेन का उन्होंने फ्रंट खोला था, वो फ्रंट और दूसरा ये फ्रंट ये चाहते थे रशिया और चाइना के खिलाफ यहां से खोलना, ताकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जितने भी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं सेंट्रल एशिया या सी पैक, उसको भी स्कैटल किया जाए. ठीक है, इसकी इंप्लीकेशंस रीजनल है. वाइल इंडिया में टेक सोलेस इन अ शॉर्ट टर्म की नहीं जी ठीक है ये हो, बट व्हाट, हम भी तो एक आइलैंड बन के रह जाएंगे अगर हमें ईरान के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया में एक्सेस नहीं रही. तो आ जाके पूरा हमारा जो दारोमदार है म्यांमार के अंदर तो जो हो रहा है सो हो रहा है. वो हमारा जो कालादान प्रोजेक्ट और जो सो कॉल्ड एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, वो भी तो वही डीप फ्रीजर में है. तो आज आके आपके पास एक विंडो रह गया, और वो विंडो रह गया आपका इंडियन ओशन रीजन. अब उसमें भी आप देखें, आपकी 90% जो एनर्जी है वो उधर से आ रही है. आपके पर्शियन गल्फ अगर ब्लॉक हो गया तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी इज इन डोल्ड्रम. आपकी जो डेवलपमेंट है, विकसित भारत 2047 कहा गया, आपका 9 मिलियन डायस्पोरा वहां पे है, उसका क्या होगा? अभी से वो लोग शोर शराबा करना शुरू कर देंगे, राइट? दैट्स अनदर फैक्टर. थर्ड इज हाउ डू यू बैलेंस in this very difficult situation between United States of America, China and Russia, जिनके साथ आपके सिविलाइजेशनल और बॉर्डर रिलेशंस हैं. हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन से ईरान, relations with Iran and Saudi Arabia? So even for India, it's a multiple dilemma. Therefore, my personal perspective is that I think the fundamental question is it is it is an outright violation of a state sovereignty, which is against international humanitarian law, right? And India को एक moral high ground चाहिए कि no matter what your differences be, but to change regime through an act of power or act of force is a very bad precedent. ये आज वो है, कल फिर वो था अपना वेनेजुएला था, आज ईरान है, कल किसी की भी बारी आ जाएगी. जो एनी कंट्री विच इज नॉट टोइंग द अमेरिकन लाइन or which is not serving their interest, you become target of that, which is a very bad precedent. And therefore, I think in the international community में ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक एक टैक्टिकल गेम आप इसकी नहीं खेल सकते. लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये 1-2 साल में, जब तक ट्रंप इज ऑन द होराइजन एंड हु इज टेकिंग दीज काइंड ऑफ डिसीजन, ये गेम चलती रहेगी. इट्स एन एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी. Once he moves out of the scene, maybe the world will find a new balance, and probably things will look a little more better than the chaotic chaos that a Trump administration has actually created. So हमारे बहुत high stakes हैं, and in the long run, I don't think India will also be hedging, and I'm using the word hedging. We will also be hedging and will not take any extreme positions on this case. जनरल साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इज़राइल एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, मिसाइल्स दाग रहे हैं.
आपका आर्मी का बैकग्राउंड है, आप क्या समझते हैं कि क्या किस किस्म की तब्दीली हम देख सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि जी ईरानियन लोगों को अपील की है कि जी हम आपकी पुश्त पे खड़े हैं, आप भी चढ़ दौड़ें, टेक ओवर द स्टेट। कितना आसान है उनका आम लोगों का उठ पाना आईआरजीसी के खिलाफ, वहाँ के तमाम इदारों के खिलाफ और स्टेट को टेक ओवर कर लेना? आप क्या समझते हैं विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड क्या रिजीम को हराया जा सकता है या वहाँ पे तब्दीली लाई जा सकती है? देखिए मेरी बात है, इवन ऑन बोट्स ऑन ग्राउंड इट इज नॉट हुँ, सस्टेनेबल, राइट? जब आपकी पूरी पॉपुलेशन हॉस्टाइल है, यू हैव एन ऑपरेशन। अगर ये इतना आसान होता मिसाइल और एरोप्लेन के बेसिस पे रिजीम चेंज करना, तो फिर अफगानिस्तान से क्यों भागे? हुँ, फिर इराक छोड़ के क्यों भागे? फिर वियतनाम से क्यों भागे? राइट? आप इतने ज्यादा पावरफुल तो क्यों भागे? वेयर इज द सक्सेस स्टोरी फॉर अमेरिका इन द वर्ल्ड टुडे, वेयर इट हैज done force intervention and has been able to create a regime change? It's not sustainable. और boots on ground डालना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, तो उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो सस्टेन नहीं। और इस वक्त आप देखें कितने फ्रंट अमेरिका ने खोले। एक यूक्रेन का फ्रंट है, यूरोप उनके साथ फुली नहीं है। फिर आपका वेस्ट एशियन फ्रंट आपने खोल दिया। फिर कल को अगर वहां पे मसल फ्लैक्सिंग ताइवान में शुरू कर दी अमेरिकन ने, सॉरी चाइनीज ने, एक फ्रंट आपका और खुल जाएगा। आप कितनी भी स्ट्रेटेजिक गेमिंग जो है मिलिट्री ने की है, अमेरिका की बैंडविड्थ नहीं है कि वो इतने फ्रंट पे लड़ाई लड़े। और उसका अल्टीमेटली जो है एक 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 पेनल्टी अमेरिका के ऊपर आएगी, एंड दैट इज इट विल लूज इट्स क्रेडिबिलिटी as an international stakeholder, as an international power which uses power in a responsible manner. And to my way of looking at it, I think जो डार्क हॉर्स इसमें जो बेनिफिशरी होगा वो चाइना होगा। दैट चाइना की जो सेलियंस है, उसकी जो वो है, वो परहैप्स इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इन द ओवरऑल ग्लोबल साउथ में वो बढ़ेगी। और अमेरिकन इमेज जो है, इट इज गोइंग टू टेक, नो कंट्री विल ट्रस्ट अमेरिका, आई कैन टेल यू दिस मच, अगर राइट? जंग लंबी सो होती है तो इसमें ईरान और रूस का क्या रोल हो सकता है जनरल साहब? देखें, रूस जो अभी तक आप देखें, मैंने स्टेटमेंट पढ़ रहा था पूरे कंट्रीज के, रूस का स्टेटमेंट अभी है मोस्टली डिप्लोमेटिक है। ठीक है, डिप्लोमेटिक वो बिकॉज ऑफ यूक्रेन फैक्टर दे डोंट वांट टू गेट डायरेक्टली एम्ब्रॉयड। लेकिन अगर थोड़ी भी स्टेबिलिटी वहां पे आती है ईरान में कि नो, पोस्ट द खेमेनी अगर एक रिजीम आती है, तो हो सकता है वो उनकी थोड़ा वेपनरी में मदद करें, थोड़ा ऑयल ट्रेड में उनकी मदद हो। चाइना तो ऐसे ही 90% ऑयल उनका खरीद रहा है ईरान का। वन ऑफ द बेसिक रीजन जो ईरान की जो इकोनॉमी है, दैट इज वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ इट इज अफ्लोट बिकॉज ऑफ द चाइनीज दिस थिंग। तो चाइना विल स्टेप इन, उनका $400 बिलियन का तो वैसे ही एक एग्रीमेंट है। वो उनसे एनर्जी लेंगे, उनको परहैप्स रिकंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ी बहुत एड करेंगे, एंड रशियंस विल आल्सो डू दैट इनडायरेक्टली। So I don't think it serves the interest of Russia or China that you have an American appliant regime in Iran, and they will go to any extent except use of direct force to see that America doesn't step in there. मिडल ईस्ट के ऊपर हम देख रहे हैं बमबारी हुई है, वहाँ पे भी बड़ी मिसाइलें दागी गई हैं। ऐसे-ऐसे शहर जिनके बारे में ये तासुर था कि जी बड़े सेफ हैं, वो भी अब सेफ नहीं रहे। उनके अंदर भी 5 स्टार होटलों से लेके और जहाँ कहीं हम देख रहे हैं मिसाइलें गिर रही हैं। तो वो तमाम कंट्रीज़ कैसे देख रहे होंगे और उनकी क्या तवक्कुआत होगी अमेरिका से? See, this is the biggest tragedy of Islamic world. अब जैसे मकबूल साहब बोल रहे थे, उन सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। अगर एक कंट्री इसराइल की तरह इतना छोटा सा कंट्री है, और अगर 1973 के अंदर अगर इन लोगों ने इकट्ठा एक मिलिट्री ऑफेंसिव किया था, इट वाज जस्ट प्रोविडेंस दैट, मतलब वो ऑफेंसिव प्रोग्रेस नहीं हुआ। वो एरियल शरोन ने कुछ वहां पे दो लेक्स के बीच में एक ऑफेंसिव किया, मैनूवर किया, एंड थोड़ा सा कॉशन भी आ गया इजिप्शियन फोर्सेस के अंदर। But if all the Muslim countries of the region were together, I'm not saying you eliminate Israel or it means that Israel का जो right to exist है वो खत्म होगा. But I think collectively they would have ensured that Israel doesn't excessively use the force.
There is an inbuilt deterrence which lies in the unity of Ummah Islamic world in that part of the country. लेकिन अमेरिका ने वहां भी गेम खेली है, वो डिवाइड रूल एंड डिवाइड पॉलिसी करके, डिवाइड एंड रूल सऊदी अरेबिया को, यूएई को, बीच में उनके साथ अब्राहम अकॉर्ड करते 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 एज अ रिजल्ट टुडे देयर इज अ टोटल हॉट पॉट सिचुएशन देयर, और वो अब दोनों तरफ से फंसे हुए, अमेरिका के बेसिस वहां पे और ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, एंड इट विल इफेक्ट देयर इकोनॉमी। आप देखिए, एक ड्रोन का मैं देख रहा था वीडियो, बुर्ज खलीफा को एब्सोल्युटली देयर वाज अ क्लोज मिस ऑफ बुर्ज खलीफा। अब आप बताइए, यूएई के अंदर पूरा उनका डिपेंडेंस है, इट्स एन ऑल्टरनेट फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वो सब खत्म हो गया, आपकी ऑयल सप्लाई खत्म हो गई, आपकी ऑयल ट्रेड खत्म हो गई, तो आपकी इकोनॉमी इफेक्ट करेगी, एंड अंदर आपके यू कैन हैव मोर अरब स्प्रिंग्स मशरूमिंग एंड कमिंग अप, राइट? सो इट्स अ लूज लूज सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। ट्रू। और वो जो एक 7 स्टार होटल है बुर्ज अल अरब, उसके पास भी धमाका हुआ है, उस बिल्डिंग के अंदर भी कुछ ऐसी ऐसी कोई विजुअल्स देखें आजकल, तो एक तो बड़ा मुश्किल है जी ये कह पाना कि कौन सी रियल फुटेज है और कौन सी एआई जनरेटेड है। बहरहाल जो देखने को मिल रही हैं बहुत ही खौफनाक हैं। आखिर में आप दोनों के पार्टिंग कमेंट्स लेना चाहूँगा, और या साहब पहले आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो पॉजिटिविटी की बात करना इस वक्त बड़ी जो है बेमानी सी बात है, क्या ही कोई इसमें बात करे, मगर फिर भी वे फॉरवर्ड अगर हो अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान और ईरान अमेरिका इसराइल के दरमियान, तो क्या होगा आपकी नज़र में, क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तो बड़ा आसान है। अगर हम्म, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अफगानिस्तान के साथ बैठ जाए और कहे कि हम दोनों दाइश और उसके खिलाफ एक जॉइंट एक्शन लेते हैं, तो बड़ा आसान से हो सकता है। उसमें सिर्फ ये है कि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें और अमेरिकन प्रेशर को उसको अवॉइड कर लें, तो बड़ा आसान है, फौरी तौर पे हो सकता है। और वो विलिंग भी हैं, क्योंकि 1 साल का जो बंदिश है उसके ऊपर ये मसला बना है। ईरान का मामला जो है, जी दिल साहब जो कह रहे थे ना कि यूएई का जो उन्होंने बिल्टअप किया है, फिर उसके बाद सोमालीलैंड, फिर उसको सूडान के अंदर उसके इंटरेस्ट पिटकी हुए, फिर लिबिया के अंदर उसके, वो अच्छा खासा फैल गया और बड़ी मेहनत से ये सब कुछ हुआ है। मैं सिर्फ यही जो मैं मुझे जो खतरा सिर्फ ये लगता है कि रिजीम के नीचे जो जनरल पब्लिक है, वो एक और अरब स्प्रिंग जो है वो ना शुरू हो जाए इस मामले के अंदर, और वो बड़ी खौफनाक होगी। और जी। वो तैयार खड़ी है। ये सारे जो हैं हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह हैं, जितने भी शाह बैठे हुए हैं ना सारे, ये इतने इतने से हैं, और इनको अमेरिकन जो सिक्योरिटी सिस्टम और जो उनका आयरन डोम बचा रहा है, और वो पब्लिक जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, और वो फिर देयर विल बी नो बॉर्डर्स, फिर बॉर्डर बॉर्डर खत्म हो जाएंगे इस पूरे इलाके के। हाँ, अगर सूरत हाल इसी तेज़ी से तब्दील होती रही तो कुछ भी हो सकता है। जंग शर्मा, आपके पार्टिंग कमेंट्स प्लीज़। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपने एक मिथ बना रखी है अपने दिमाग में कि इंडिया इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर यू, उसको आप दिमाग में निकाल दें, ठीक है? सेकंड चीज है, एक्सेप्ट दैट डिस्पाइट बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है? आप एक सूडो आइडेंटिटी को क्रिएट करने की कोशिश ना करें। थर्ड चीज जो है, लेट्स एक्सेप्ट वॉट एवर मनमोहन सिंह एंड मुशर्रफ के बीच में बात होती थी कि जो है 21st सेंचुरी में आप बॉर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? एक्सेप्ट दैट एज अ फेट एकम्पली, बिल्ड ब्रिजेस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके उसके ऊपर बात करें, develop a common position, and last point is, do not externalize your internal failures and internal problems, be it बलोचिस्तान और अफगानिस्तान, वो आपके लोग हैं बलूचिस्तान में, आप उनसे बात करें। तालिबान जो हैं, दे वेरी क्लोज टू यू, उनसे आप बात करें, एक एरोगेंस को शेड करके उनको एक रिस्पेक्टेबल तरीके से उनसे बात करें, वो इश्यूज रिजॉल्व करें, एंड ओवरऑल ऐसा माहौल बनाएं ताकि इस खित्ते की ओवरऑल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने बहुत ही रियलिस्टिक बातें की हैं। आज के वक़्त में जब बहुत ही ज़्यादा हाई नेशनलिज़्म का दौर है, ऐसे में इस तरह की जो गुफ्तगू हैं, वो बहुत ही कम सुनने को मिलती हैं। आज आप दोनों ने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक यू मकबूल साहब, गुड थैंक टू यू गुड जी, टू वेरी हियर मच, यू। बहुत बहुत नवाज। थैंक यू, थैंक यू।